उधर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर बहस जारी है। एक एनजीओ के जनहित याचिका पर ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर बहस जारी है। एक एनजीओ की जनहित याचिका पर ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मांग की गई है कि ईवीएम और वीवीपैट के वोटों की 100% गिनती और मिलान किया जाना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईवीएम की जगह मतपत्रों के उपयोग को लेकर एक गर्मागर्म बहस देखी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने से भी कई सारे नुकसान हैं। ईवीएम में हेरफेर की आशंका पर कोर्ट ने सिस्टम पर संदेह नहीं करने की नसीहत दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम पर किसी पर भरोसा करने की जरूरत है, सिस्टम को इस तरह खारिज करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि बैलेट से चुनाव में क्या होता था आप भूल गए होंगे, पर हमें याद है। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे प्रशांत भूषण ने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि फिलहाल 100% वीवीपैट मिलान हो या पर्ची मतदाताओं को दी जाए जो वीवीपैट की पर्ची है। अदालत ने कहा कि देश में 98 करोड़ वोटर हैं, आप चाहते हैं कि 60 करोड़ वोटों की गिनती हो। अदालत को बताया गया कि वीवीपैट की गिनती में 12 दिन लग जाएंगे। अदालत ने कहा कि भारत के चुनाव की तुलना यूरोपीय देशों से करना उचित नहीं है, तो दूसरे देशों से, खासतौर पर यूरोप के देशों से, जर्मनी से तुलना किए जाने पर अदालत ने कहा कि 5-6 करोड़ की जनसंख्या वाले देशों से तुलना न करें। भारत में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। यहां 97 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। दरअसल हर चुनाव में ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। चुनाव जीतने पर विपक्षी दल उसे जनता की जीत बताते हैं, लेकिन हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। सवाल यह भी है कि देश भर में कई राज्य सरकारें ही नहीं, यूपीए के 2 कार्यकाल भी ईवीएम से हुए चुनाव के जरिए ही मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा मुद्दा सामने आया है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारी बहस का विषय यही है। हमारे साथ अक्षय राउत, फॉर्मर डीजी है इलेक्शन कमीशन के। अक्षय राउत जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय कुमार चड्ढा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनंत विजय, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम सीधे सबसे पहले अक्षय राउत जी के पास आए, अक्षय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस पर प्रश्न चिन्ह उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन टाइम एंड अगेन बार उसने कहा है कि ये टैंपर करना, जिसको कहते हैं कि मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो इसको क्या एक बार फिर आप बताएंगे कि क्यों इसको सुरक्षित समझा जाना चाहिए? ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, और इलेक्शन कमीशन कहा ही नहीं है, ये प्रमाणित हुआ है बार बार। कभी कभी कुछ जो पहले आवाज उठता था कि उसमें टेम्परेबिलिटी के बारे में, कई बार टेक्नोलॉजी के तहत, लॉ के तहत 30-40 कोर्ट की जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट अच्छा हुआ कि जस्ट कूलिंग के पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस चीज को कैसे ले रहे हैं जी। लेकिन उसके पहले आप देखिए, थोड़ी 40 साल का इतिहास है। आप देखिए, डिस्ट्रस्ट जो है ना, इलेक्शन मैनेजमेंट में डिस्ट्रस्ट का एक रोल रहता है। कोई बोलते हैं कि भाई हाँ, सबको क्वेश्चन करना है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। तो 70-75 साल हमारा इलेक्शन हो गया, और इस मशीन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करने में 40 साल लग गया। और इसमें कई सारे पार्टी जीत गए, कई सारे पार्टी हार गए। और उसमें आज अगर हम ये फंडामेंटल क्वेश्चन फिर रेज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। और आपको याद होगा, जब वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक इंटरवेंशन किया था। वो ईवीएम के टेम्परेबिलिटी को लेकर नहीं है, ईवीएम का विश्वसनीयता को लेकर नहीं है, लेकिन लोगों को एक वेरीफाइबिलिटी मिले, लोग देख लें शीशे के नीचे से कि हाँ भाई, मैंने यहाँ वोट दिया था, वहां गया। इसको कहां तक लेके जाएंगे? और इंडिया जैसे कंट्री में, जैसे कोर्ट ने बहुत वेरी प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस कुछ किए हैं। हमारे 970 मिलियन वोटर हो गए,
यहाँ, जो कि कोई कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन भी नहीं है मिल जी। के। और इसमें आप अगर फिर पुरानी चीजों का बैलेट बॉक्स से बात करें, बैलेट बॉक्स तो चलो बैलेट बॉक्स ही गुम हो जाता था, हम्म। और उसमें फजिंग होके किसी तरह से मार्क नहीं होके कोई वोट बर्बाद ही हो जाते थे। हम्म। उसके बाद जैसे शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी राइटली ऑब्जर्व किया है, कितने दिन इसको गिनना पड़ता था। जी। और बाकी पेपर एनवायरनमेंट वो सब का बात तो है ही है। मुझे लग रहा है कि ईवीएम जो है इलेक्शन मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, एफिशिएंट संपत्ति है, हम्म। जो कि देश विदेश में भी इसका जिक्र है। और हमारा नंबर्स लेकर, हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर ये बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है। और इसके जी। बारे में आप क्वेश्चन करके इलेक्शन के 2 दिन पहले इसको धूमिल करना मुझे तो ठीक नहीं लगा। और जी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष रखेंगे, हम्म। रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, मुझे लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दो हम्म। तीन दिन पहले जो आया है, तो ये बहुत, ईवीएम का विश्वसनीयता तो था ही, लेकिन उसमें और एक उसमें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़ा काम। जी, 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 निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि सारी दुनिया कहीं न कहीं एक तरह से भारत से और इस पूरे सिस्टम से, लोकतंत्र के किस तरह से चुनाव होता है, इससे प्रेरणा पा रही है। और हमारे यहाँ पर ही अगर उस सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं उस पर भी सवाल खड़े करता है। और इसका जवाब हम आगे अनंत विजय जी से ज़रूर लेंगे कि इसके पीछे क्या सियासी समीकरण है कि क्यों इस पर इसी वक्त सवाल उठाए जाते हैं। फिलहाल संजय चड्ढा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये मामला अदालत में आया है, अदालत किस तरह से इसको देखती है, किस तरह से इंटरवीन कर सकती है। और आपको लगता है कि इतने बड़े जब सिस्टम पर चुनाव कराने की बात होती है, 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, वापस लौटने के लिए क्या इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं? बल्कि ये सवाल से ज्यादा ये कि कम से कम जो पूरा सिस्टम है उसको तो जरूर समझेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 5-6 बिंदु हैं जिन पे कोर्ट ने बहुत स्पष्टता प्रदान करी। जी। पहली बात कि बैलेट सिस्टम पे वापस जाने की बात जब रखी गई तो दोनों जज, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, जी। दोनों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप भूल गए होंगे जो बैलेट सिस्टम चलता था तब क्या क्या होता था और कितना चीजें थी, वो हम नहीं भूल सकते, हिस्ट्री नहीं भूल सकती। हम बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। और दूसरी बात, कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के डाटा पे जाएं, अगर हम एक सर्वे करते हैं तो उस सर्वे, जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, प्राइवेट सर्वेस को छोड़ दीजिए, आप कुछ एक प्राइवेट सर्वेस को छोड़ दीजिए, तो हम देखते हैं कि लोगों का, जनमानस का ईवीएम पर विश्वास है। अब बात आई तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, जिसमें कहा गया कि यूरोप में ऐसे कई देश हैं जो पहले ईवीएम करते थे और ईवीएम से वापस बैलेट पे चले गए। इस पे कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि क्या आपको मालूम है वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 2, 3, 4, 5 करोड़। हमारे यहां 97 करोड़ लोग हैं। इस पे क्या ये संभव हो, ह्यूमनली पॉसिबल है? दूसरी बात, ह्यूमनली तो खैर पॉसिबल है, लेकिन क्या ये बात, और एक जो सबसे अहम बात थी जिस पे कोर्ट ने बहुत मजबूती से अपना विचार रखा कि देखिए, अगर मशीन कर रही है काउंटिंग, मशीन अगर उसमें पेश कर रही है डाटा, वो और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, मनुष्य के द्वारा किए गए काम होते हैं, वहां पे गड़बड़ी की आकांक्षा है। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो गड़बड़ी होने की संभावना, आकांक्षा क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये कई बातों में बात हुई। जर्मन का उदाहरण जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इतनी पॉपुलेशन है और कितना कितना वो है। बल्कि जस्टिस दत्ता ने कहा कि मैं अपने प्रदेश का आपको, आप जो जिन राष्ट्रों की बात कर रहे हैं जो वापस बैलेट पेपर पे गए हैं, उनसे ज्यादा वोट मेरे ही प्रदेश में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही। देखिए, जो अब ये तो हुई एक पक्ष की बात। दूसरी एक बड़ी अहम बात, 2 मिनट लेके आपकी बात, अपनी बात पे समाप्ति भी करूंगा, वो ये है कि जो पिटिशनर थे उनका कहना था कि किसी भी तरीके से इस पिटीशन के पीछे कोई मैलिस नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कि अगर वीवीपैट की गणना और इसकी दोनों की गणना हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो जो वोटर के जहन में है वो ज्यादा बढ़ता है। क्यों ना ऐसा एक संभव चीज प्रस्तुत की जाए जिसमें वीवीपैट, क्योंकि अभी क्या है व्यवस्था, एक वो 7 सेकंड में आपको वीवीपैट में दिखेगा,
उसके बाद वो पर्ची जो है चली जाएगी और हम सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 200 में 10 मशीनें यानी कि 5%, 200 अगर इलेक्ट्रिक मशीन ईवीएम्स हैं तो उसमें सिर्फ 5% में हम यानी कि 10 मशीनों में वीवीपैट की व्यवस्था है। तो एक 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 इस चीज पे भी विचार रखा गया कि क्यों ना वीवीपैट की व्यवस्था सभी मशीनों पे की जाए और काउंटिंग की जाए, एक ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज होगी। जबकि कोर्ट ने इसका कोई समर्थन अभी नहीं किया है, कोर्ट ने इस पे अभी आगे विचार के लिए रखा हुआ है। ठीक है, वीवीपैट की काउंटिंग को लेकर के बात करेंगे अक्षय राउत जी से, लेकिन उससे पहले आनंद विजय जी, जिस राजनीतिक सवाल की हम बात कर रहे थे कि चुनावों से पहले इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जब तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर विपक्षी दल जीतते हैं या जब चुनाव होते हैं, और बल्कि ये कहा जाए कि यूपीए सरकार 2 बार सत्ता में रही इसी ईवीएम के जरिए, तब सवाल नहीं उठाए गए। तो जरूर इसके पीछे ये सवाल पूछा जाएगा कि इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्यों है, ये बार बार सवाल क्यों उठाया जा रहा है। निखिल जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। 2019 के चुनाव के समय भी याद करिए, जब वो संख्या वीवीपैट की बढ़ाई गई थी, पहले 1 या 2 होते थे, उसको 5 किया गया था, तब भी यही तर्क दिए गए थे कि चूंकि चुनाव अभी आने वाले हैं इसलिए अभी इतना कर दिया जाए। तो हर चुनाव के समय ये डेमोक्रेटिक राइट्स की याद क्यों आती है? 5 वर्षों तक क्या हम होते रहते हैं? और अगर कल जो याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने स्पष्ट कहा, जो अभी हमारे को पैनलिस्ट संजय जी ने बताया कि हमारा कोई मलाइस नहीं है, लेकिन हम वोटर में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक और तरीका हो सकता है कि आप इस पर संदेह करना बंद करिए। पहले तो आप कोर्ट में अगर आए हैं तो प्रशांत भूषण जी जो याचिका करता है, वो तो लगातार डेमोन्स्ट्रेशन देते रहे, इस तरह के वीडियो को शेयर करते रहे। तो मुझे लगता है कि, और वो मतलब मैं उनके इंटेंशन पे सवाल उठाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन उनकी जो एक राजनीतिक लीनिंग है, जो उनकी एक पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको अगर जोड़ के देखेंगे तो कहानी कुछ दूसरी हमें नजर आती है। तो मुझे लगता है कि बीच चुनाव के समय अदालत को भी इस तरह की चीजों को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। और एक और बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं कि इस जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, जो यूएस की एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि ये सबसे रोबस्ट, सबसे प्रामाणिक तरीका है हमारे इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का। और 4 लोकसभा और दर्जनों विधानसभा चुनाव इसमें हो चुके हैं। तो उस समय जब आप जीतते हो तब वोटर के कॉन्फिडेंस की याद नहीं आती है। जैसे ही आपकी पराजय हो जाते, हिमाचल में ईवीएम ठीक काम करता है, कर्नाटक में ईवीएम ठीक काम करता है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कोई जो गड़बड़ी करेगा, मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूं, मैं अदालत की बात करने के लिए संजय जी बैठे हैं, वो अदालत की बात और अदालती तकनीक की बात करेंगे। दरअसल राजनीतिक बातें आप ही से पूछ रहे हैं, बाकी 2 लोग तो अपने अपने क्षेत्रों की बात बता रहे हैं। जी मैं एक बार, निखिल, सवाल क्या मुझसे पूछा आपने? जी मैंने कहा आप जारी रखिए। जी मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से हमारे देश में, और सबसे पहला चुनाव किसने जीता ईवीएम का? सबसे पहला फायदा 2004 में किसकी सरकार बनी? इस पर कभी विचार किया गया? मुझे लगता है कि अदालत को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि 2004 में जब हम बैलेट पेपर से ईवीएम में शिफ्ट होते हैं। आनंद जी, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि इससे जो हमारे देश की जनता है, जो वोटर्स हैं, मैं चाहूंगा संक्षेप में इसका जवाब दें, उनके मन में भी इस तरह का जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है। इसको ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो जो वोटर कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि चुनाव का खर्चा कितना है? ये देश क्या एक चुनाव बैलेट पेपर से एक जितना 4-5 हजार या 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, एक और एडिशनल खर्च करना चाहते हैं आप? और इस देश में तो हर समय चुनाव ही चलते रहते हैं। आप देखो, अभी लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे खत्म, उसके 4-5 महीने बाद विधानसभाओं के चुनाव शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव शुरू हो जाएंगे, कभी कोई चुनाव कभी कोई चुनाव। तो क्या इस देश में चुनाव पर इतना खर्च? सिर्फ वोटर का कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाए हैं। हमारे पास किस वोटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो
चंद डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, इनका कॉन्फिडेंस हिलता है। और जिस प्रकार से नेता लोग हर चीज में जनता की आड़ लेते हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट्स बात करने वाले लोग भी जी जनता की आड़ लेके करते हैं। जी तो अदालत में ये सवाल आया, उनसे ठीक पूछा गया कि आपके इसका अधिकार क्या है, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे कराया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो अदालत ने कहा कि आप प्राइवेट एजेंसी पे भरोसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने मनमर्जी की एजेंसियों के, तो वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसे प्रश्नांकित करने लगता हूं। ठीक ये बात है। भारतीय मानसिकता है एक तरह से, हाँ कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो प्रश्नांकित कर दो इसको, ठीक है और ठीक है। आप प्रश्नांकित आपका करके पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया आनंद जी। जी। निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है, ये शायद सभी समझ रहे होंगे। ये कहना जो आपके पॉइंट्स हैं उसके तौर पर समझा जाना चाहिए। अक्षय राउत जी, चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें। ये जो वीवीपैट की काउंटिंग की बात कही जा रही है, कितनी जरूरी है और कितनी फीजिबल है? एक तो है कि कितना जरूरी है, मुझे जी लग रहा है कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम्म, ये जो सैंपल टेस्टिंग होता है जस्ट देखने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हम्म, और बाकी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ स्पेसिफिक डिमांड होता है, उसका भी प्रावधान है काउंटिंग के लिए। हम्म, लेकिन आप कहाँ तक इसको लेके जाएंगे, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बताने लगे, जी आप एक रिफॉर्म्स की रास्ता है, एक है रिवर्स रिफॉर्म की रास्ता। मुझे लग रहा है कि रिवर्स रिफॉर्म की रास्ता है। हम्म, बहुत कोशिश मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे, जबकि जैसे जज साहब ने कहा हम्म, कि मशीन को ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है। और हम्म, आप नहीं जानते हैं कि ईवीएम को जो इर्द गिर्द में जो सिस्टम है, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी सिस्टम, वो कितना जबरदस्त है। हम्म, कोई नहीं जानता है कि कौन सा ईवीएम मशीन, कौन सा पोलिंग स्टेशन, जो 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है, हम्म, वहां जाएगा, किसी को पता नहीं चलता है। हम्म, लेकिन उसका नंबर और उस मशीन का सारे ट्रैकिंग बंदोबस्त रहता है, हम्म, कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। हम्म, ट्रेनिंग का जो ईवीएम है वो अलग रहता है। हम्म, आप देखिए, 2-3 रिफॉर्म आपने वुमेन रिजर्वेशन का किया, हम्म, इलेक्शन रिलेटेड, जी ने जो कट ऑफ डेट था रजिस्ट्रेशन, उसको 1 के बदले में 4 किया, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ना आधार कार्ड को लिंक किया, अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी बात है वो आगे आगे बढ़कर और करें ना। जैसे कि हम अगर कुछ चीज पॉलिटिकल फाइनेंस में कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया बात होगा। हम्म, और तरह तरह की रिफॉर्म्स की बात चल रहा है। कुछ आज मैनिफेस्टो में अकाउंटेबिलिटी कुछ हो, जी इर्द गिर्द फ्रीबी का प्रॉमिस करके नहीं करें, हाँ उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, वो अच्छी बात होगा। हाँ वन नेशन वन इलेक्शन का एक बात चल पड़ा है। ये हम्म, ईवीएम कहाँ से आ गया? ईवीएम जो कि आपकी सबसे तंदुरुस्त वोटिंग मशीन है, जो आपका काउंटिंग करके, जैसे 4 जून को काउंटिंग होगा तो रिजल्ट उसी दिन के आधा दिन में ही निकल जाएगा, और जी पॉसिबल करता है, पर बचाता है, जो बूथ को जो लूटने वालों को रोकता है, हम्म, वायलेंस वहां रुकता है, जो हम्म, मसल पावर है अगर पूरा कंट्रोल में आया है, हम्म, उसका एक मेन वजह है ईवीएम। ये जी सबको फिर रिवर्स डिस्कशन करके उसको ठीक सामने बात है। लाने का उसी कोई उसी मतलब ही सिस्टम नहीं में है। आप वापस देखिए, लौटने रिमोट की वोटिंग बात का होगी। बात चल रहा है, हम्म, वो सही है। हम्म, जो चीज आगे बढ़ने वाली बात है उसकी बात किया जाए, ठीक ये बात है। बढ़ने वाला नहीं। ठीक बात है। संजय चड्ढा जी, चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में, समय लगभग समाप्त हो गया है, बहुत संक्षेप में बताएं आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये कार्रवाई जो है वो जारी है। एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, अभी इलेक्शन कमीशन और सरकार का पक्ष भी आना है। देखिए, अभी सरकार का और खास तौर से इलेक्शन कमीशन का व्यू पॉइंट इसमें आना, जी नंबर एक बात। नंबर दूसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम्म, कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कई चीजें हमारे समक्ष रखी कि हम्म, क्या हम बैलेट पेपर पे वापस जाएं, ये संभव नहीं है। हम्म, क्या हम इस तरीके की प्रक्रिया में पुनः घुसें जिसके दुष्परिणाम परिणाम हमको मालूम है, हम्म, आज हम जानते हैं पहले क्या रहा है स्थिति, हम्म, वो स्थिति में इंप्रूवमेंट है। हम्म, आपकी इस पिटीशन के जरिए हम सिर्फ ये देखेंगे क्या और कोई बेहतरी हो सकती है, क्या हम्म, और कुछ पॉजिटिव मिल सकता है इस हम्म, पूरी प्रक्रिया से। हम हम्म, सिर्फ और सिर्फ, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना जी पॉइंट है, जी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने अपना एक ब्रॉड पैरामीटर आप जी लोगों के समक्ष रख दिए, और इसीलिए हम्म, कोर्ट ने जो जो जब फाइनली आर्गुमेंट हो रहा था और कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात में थोड़ा दम है, उसमें सब अगर संवेदना कोई के चीज। साथ लिखा गया वो लेख है कि अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है। जी जी, निश्चित तौर पर तो ये जैसा कि अक्षय राउत जी ने कहा कि दरअसल ये बहस का मुद्दा आज के समय में
होना ही नहीं चाहिए। और रिफॉर्म्स के दूसरे बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं, और वो बहस का मुद्दा हो सकता है किस तरह से लोगों को और जागरूक किया जाए, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। और भारत में जिस तरह से एक रोबस्ट इलेक्शन का सिस्टम है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हमसे प्रेरणा पा रही है। तो ये विषय आया है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण है, जिस तरह से आनंद विजय जी ने कहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, संजय चड्ढा जी आपका, अक्षय राउत जी आपका, और आनंद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि जेल में केजरीवाल, विकास पर जुबानी जंग। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। वेट। हाँ हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने